जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे इस नए एपिसोड में, नए चैप्टर में या नए वीडियो में हम लेखांकन शब्दावली के बारे में पढ़ रहे हैं, या इसको हम अकाउंट टर्मिनोलॉजी बोलते हैं। किसी भी सब्जेक्ट के नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए या प्रैक्टिकली जब हम उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, या फिर सब्जेक्ट छोड़ दिए किसी भी नए क्षेत्र में जब हम जाते हैं, तो वहां पे जो शब्दावली यूज की जाती है या जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं या जो वहाँ लैंग्वेज या भाषा यूज की जाती है, उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इससे आपको उस सब्जेक्ट की कमांड पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। पिछले 2 एपिसोड में हम अपने बहुत सारे शब्दों को देख समझ चुके हैं, सीख चुके हैं, तो कहीं ना कहीं हमको ये सब कुछ हेल्प करेगा। और हम ये चाहते हैं कि आप जब भी आगे बढ़ें तो इन शब्दों को ध्यान रखते हुए, इन शब्दों को पढ़ते हुए, इन शब्दों को दिमाग में बैठाकर आगे बढ़े, ताकि हम इन शब्दों को जब जब उपयोग मिले तब तक आपको इनकी डेफिनेशन या इनके बारे में जो भी समझाया गया है वो आपको समझ में आए। मैं कपिल पाठक अपने इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि अब तक मैंने जो पढ़ाया होगा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं कोई तकलीफ है तो आप एक बार फिर से वो वीडियो देख लीजिए। इन फ्यूचर आने वाले समय में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपको शेयर करूंगा, जो अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप व्हाट्सएप करते हैं, उसका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी या शब्दावली में जो हमारे पास आज नया शब्द है, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट या लागत। क्या बोलते हैं हम इसको? कॉस्ट या लागत। अब कॉस्ट या लागत होता क्या है समझिए। व्यवसाय एवं उसके कार्यों में प्रयोग होने वाला कच्चा माल। ठीक है, कोई भी व्यवसाय हो, कोई भी कार्य हो, उसको करने के लिए उसके कच्चे माल, रॉ मटेरियल की सेवा, श्रम के उत्पादन और उसे उपयोगी बनाने हेतु किए जाने वाले समस्त प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्ययों के योग को वस्तु या सेवा की लागत कहते हैं। ठीक है, अब वस्तु के अंतर्गत कच्चा माल या संपत्तियां शामिल है। तो ये तो एक डेफिनेशन हो गई या लिखा हुआ होगा, समझने की कोशिश करते हैं इसको। कच्चा मतलब रॉ मटेरियल। भाई कोई भी एक प्रोडक्शन करना है, समझिए किसी कोई भी आपको एक प्रोडक्शन करना, तो उसके लिए कच्चे मटेरियल की जरूरत होती है। लेकिन उसको कच्चे मटेरियल को उपयोगी बनाने के लिए, कच्चे मटेरियल को उपयोगी बनाने के लिए या बेचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको उसमें बहुत सारी चीजें एडअप करना पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें उसमें मिलाना पड़ती हैं, ताकि वो जिस पर्पस के लिए लिया गया है वो फुलफिल हो सके। तो उस मटेरियल की लागत प्लस उसको, भाई किसी भी व्यवसाय का उद्देश्य होता है कि मटेरियल को बेचकर उससे मुनाफा कमाना। तो उसको बेचने लायक बनाने के लिए जो भी उसमें किया जाए, एडअप किया जाए, मतलब जो क्या उसके अंदर श्रम के रूप में या सारी चीजों के रूप में जोड़ा जाए, वो सब उसको लागत की परिभाषा में लेते हैं। भाई सपोज करो आपने एक मशीनरी बुलाई, ठीक है। अब मशीनरी की लागत है, मतलब वहां से परचेस कास्ट जो है उसकी है 2 लाख रुपए, ठीक है। अब उसको वहां से यहाँ तक का लाने का जो भाड़ा है वो है 20,000 रुपए, ठीक है। प्लस उसमें ट्रांजिट इंश्योरेंस भी लगा है आपको, कि मशीन भाई कहीं रास्ते में खराब हो जाए तो 2,000 रुपए का उसने ट्रांजिट इंश्योरेंस भी लिया। फिर यहाँ पे आपने बुलवाई, क्रेन बुलवा के उसको मशीन को उतरवाया और उसको कारखाने में अपने स्टेब्लिश कराया, तो क्रेन वाले ने भी 2,000 रुपए ले लिए। तो मशीन आपने परचेस की, प्लस ट्रांसपोर्ट का भाड़ा, प्लस ट्रांजिट इंश्योरेंस, प्लस क्रेन की सर्विस, यहां तक का जो भी खर्चा होगा वो सब उस मशीन की लागत में जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार समझिए, एक कोई रॉ मटेरियल आपने खरीदा, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बनाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। उन सब चीजों का योग कॉस्ट ऑफ मटेरियल कहलाता है, या रॉ मटेरियल के अंतर्गत जोड़ा जाता है, जिसको हम लागत मूल्य या कॉस्ट प्राइस कहते हैं। जब हम प्रैक्टिकल पे आएंगे तो और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया। फिर अगला है हमारा कटौती, बट्टा या छूट। कटौती का मतलब काटना, सीधी सी बात है। छूट का मतलब छोड़ देना। बट्टा का मतलब बट्टे काटना। इसको इंग्लिश में एक शब्द है इसके लिए, डिस्काउंट। व्यापारी द्वारा अपने ग्राहक को दी जाने वाली रियायत को कटौती, बट्टा, छूट या उपहार कहते हैं।
भाई कोई भी व्यापारी अपने व्यापारी को कोई रियायत देता है, छूट देता है, किसी प्रकार की कोई उसके मुद्रा के वैल्यू में कमी करके देता है, तो उन सब को हम बट्टा बोलते हैं, डिस्काउंट। बहुत बार ये बड़ा कंफ्यूजन होता है जब प्रैक्टिकल में आते हैं, किसको जोड़े किसको नहीं जोड़े, तो ये समझना बहुत जरूरी है। अब बट्टे दो प्रकार के होते हैं, या डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट या व्यापारिक बट्टा, और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट या नकद बट्टा। अब पहले व्यापारिक बट्टे को समझ लेते हैं, क्या होता है व्यापारिक बट्टा। विक्रेता अपने ग्राहकों को माल खरीदते समय उनके अंकित मूल्य में जो रियायत करता है उसे व्यापारिक बट्टा कहते हैं। व्यापारिक बट्टे का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता, उसे माल के बीजक में दर्शाया जाता है। बीजक मतलब इनवॉइस में दर्शाया जाता है, और कुल मूल्य में से घटाकर, टोटल जो उसकी वैल्यू रहती है उसमें से घटाकर शुद्ध मूल्य, फाइनल वैल्यू निकाल लिया जाता है, और हिसाब की पुस्तकों में शुद्ध मूल्य से प्रविष्टि की जाती है। तो लंबा हो गया, समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है और आप मार्केट में जाते हैं जींस खरीदने के लिए। आप मार्केट में जाते हैं जींस खरीदने के लिए। अब वो दुकानदार ये कहता है कि साहब ये जींस कितने की है, 1000 रुपए की। और आप मूल भाव करने में बड़े अच्छे हैं, आपने बोला नहीं साहब मैं तो उसके 600 दे सकता हूँ। अब रगड़ते 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 बार्गेनिंग करते, झिकझिक करते, और वो जींस आप किसी भी तरीके से 700 रुपए में खरीद लेते हैं। ठीक है, तो अब आपको जींस कितने की पड़ी, 700 रुपए की, और दुकानदार ने कितने की बेची, 700 रुपए की। अब आप अपने दोस्तों में आते हैं और डींग मारते हैं, बोलते हैं अरे यार उसने तो 1000 रुपए बोले थे, मैंने देख 700 में जींस खरीद ली 1000 रुपए वाली, उसने बोला 800, मैंने बोला नहीं मैं तो दूंगा नहीं, और ऐसा नहीं करूंगा और ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन फाइनली मैंने 700 रुपए में खरीद ली। तो बोलने के लिए बड़ा अच्छा होता है कि आप 1000 में बोले थे, उसने 900 बोला, फिर मैंने बोला 625 ले, लेकिन फाइनल मूल्य उसका कितना है, 700 रुपए। उसने आपको जो बिल बना के दिया वो क्या किया, उसने 700 रुपए का बिल बना के दिया। तो जो व्यापारी है, जो एक व्यापारी है, उसको इस कथा कहानी से कोई मतलब नहीं। वो अपनी पुस्तकों में सेल्स में लिखेगा सोल्ड जींस ₹700। सिर्फ उसको इस बात से मतलब है, उसको किसी बात से मतलब नहीं है कि कितने में बोला था, कितने में बार्गेनिंग हुई, कितने में खरीदा। तो 1000 रुपए की जींस पे जो उसका प्राइस चेक था 1000 रुपए, वो आपको उसने 700 रुपए में दी, तो 300 रुपए व्यापारिक बट्टा उसमें हो गया। व्यापारिक बट्टा उसमें हो गया। वो 300 रुपए कहीं नहीं लिखा जाता, जो इनवाइस बनता है वो 700 रुपए का बनता है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये व्यापारिक बट्टा समझ में आ गया। इसके बाद आता है कैश डिस्काउंट, नगद बट्टा। अब जब व्यापार है तो व्यापार का मतलब उधार भी होता है, क्रेडिट भी होता है। ठीक है, तो कई बार व्यापारी अपनी उधारी वसूलने के लिए, जो क्रेडिट है उसको वसूलने के लिए एक और डिस्काउंट ऑफर करता है कि अगर आपने एक हफ्ते में या फिर 15 दिन में, जो भी उसका शेड्यूल हो, अगर इस मूल्य का जो आपने खरीदा है, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से खरीदता है, तो आपने ये मूल्य का सामान मुझसे खरीदा है, वो 20,000 का है, 50,000 का है, जो भी फिगर है, अगर आप मुझे एक हफ्ते या 15 दिन में आप पेमेंट कर देते तो इसमें से 1000 रुपए मैं आपको नगद डिस्काउंट भी दे दूंगा। अगर आप 15 दिन के अंदर कर देंगे तो आपको ये 49,000 रुपए देना पड़ेगा, या 1% या 2% आपको कैश डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। अगर 15 दिन के बाद करेंगे तो आपको ये 50,000 रुपए देना पड़ेगा। तो जो एक बार सौदा होने के बाद, इनवॉइस कटने के बाद, अगर उसके प्राइस में पेमेंट के समय किसी प्रकार का डिडक्शन होता है, तो वो डिडक्शन मुद्रा के रूप में होना चाहिए, उसको हम नगद बट्टा या कैश डिस्काउंट बोलते हैं। एक बार समझ लेते हैं। निर्धारित अवधि में नगद राशि या चेक के द्वारा मूल्य का भुगतान करने पर ऋणी, ऋणी मतलब जिसने आपको उधार, ऋणी मतलब जिसने लिया है, को जो रियायत दी जाती है उसे नगद बट्टा कहते हैं। ऐसे भुगतान के समय ग्राहक को संपूर्ण रकम चुकाने के स्थान पर कुछ कम रकम चुकाने की रियायत दी जाती है। इस रियायत का मुख्य उद्देश्य शीघ्र अतिशीघ्र भुगतान करने की ओर ग्राहक को आकर्षित करना है। इसका लेखा पुस्तकों में किया जाता है, इसका लेखा पुस्तकों में किया जाता है। व्यापारिक डिस्काउंट का लेखा हिसाब की पुस्तकों में नहीं किया जाता। इसका लेखा क्यों किया जाता है ये भी समझ लीजिए। एक बार जब आपने माल बेच दिया आज की तारीख में, तो आपकी पुस्तकों में उस बेचे गए माल की कीमत लिखा जाती है कि रमेश कुमार को 700 रुपए में जींस बेची। ये आपकी पुस्तकों में उधार बेची
तो रमेश कुमार के नाम से लिखना पड़ेगा, नगद भेज दी तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो रमेश कुमार को 700, तो 700 रुपए तो आपकी बुक में आ गया, उधारी लिख दी आपने। अब जब रमेश कुमार पेमेंट देने आता है या कोई व्यापारी पेमेंट देने आता है तो बोलता है साहब मैं आज ही पेमेंट, मैं आपने मुझे 1 महीने का क्रेडिट दिया था, मैं तो 4 दिन बाद ही मुझे पेमेंट आ गया, तो बताओ कोई डिस्काउंट करोगे तो मैं आज ही देता हूँ। तो व्यापारी बोलता है 1 महीने तो उधारी रहेगी, इससे अच्छा आज ही ले लो। बोलता ठीक है भैया आप 2% और डिस्काउंट दे दो, ले लो। तो आता है तो 700 रुपए में जो भी 2% होता है 7 दूना 14, 14 रुपए 15 रुपए कम करके और वो पेमेंट आपको दे देता है। तो इसका बुकों में इसलिए करना जरूरी है कि नहीं तो उसके नाम से अगर वो 700 रुपए के 685 रुपए देता, 15 रुपए का डिस्काउंट लेता है, तो उसकी बुकों में हमेशा 15 रुपए आपके नाम से लिखा आएगा। इसलिए इसको एंट्री करना बुक्स में जरूरी होता है, क्योंकि हम पूरे मूल्य से उसका वो करते हैं। तो उम्मीद करता हूं नगद डिस्काउंट या नगद बट्टा कैश डिस्काउंट की एंट्री आपको समझ में आ जाएगी, आ जाएगी और आ गई होगी। इसके बाद अगला हमारा जो है वो है ऋणी या देनदार डेप्टर्स। ऋणी मतलब जिसको हमने लोन दिया, जिसको हमने उधार दिया। भाई ऋणी मतलब जिसको ऋण लेने वाला, उधार लेने वाला, उधार लेने वाले को हम देनदार बोलते हैं। देनदार देने वाला, जिसने हमसे लिया वो अब कौन हो गया हमारे लिए, देने वाला, उससे हमको पैसे लेना, जिसको हम डेप्टर्स बोलते हैं इंग्लिश में, डेप्टर्स बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक। तो जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या व्यापारिक फर्म से माल अथवा सेवाएं उधार लेता है उसे व्यापार या ऋणी या देनदार कहते हैं। ऋणी का स्थान ऋण देने वाले ऋणदाता से अधम यानी नीचे होता है, इसलिए इसको एक और शब्द यूज किया जाता है हिंदी में, अधमर्ण भी कहते हैं। ऐसे ऋण की कुल राशि को खाता ऋण, बुक डेप्ट, बुक में लिखे हुए डेप्ट, बुक में लिखी हुई उधारी, और ऋणियों या देनदारों को विविध ऋणी, सन्ड्री डेप्टर्स कहते हैं। ठीक है। तो जो भी व्यक्ति आपसे उधार लेके जाता है, आप एक व्यापारी हैं, जो भी व्यक्ति आपसे उधार लेके जाता है उस उधार लिए गए व्यक्ति को अलग अलग नाम तो हम लिखते हैं कि रमेश, सुरेश, किशोर, राम, श्याम, कपिल, जो भी सब नाम लिखते हैं, लेकिन जब फाइनल हम बनाते हैं 1 साल का तो हमको जब निकालना होता है कि हमारी टोटल उधारी कितनी है, टोटल उधारी कितनी, तो हमको पता चलता है कि यार इतने हमने 50 लोगों को उधार दिया और किसी का 1000, व्यापार में जो भी फिगर हो, तो उसके आधार पे हमारे साल भर बाद मालूम पड़े कि हमको 3 लाख रुपए मार्केट से लेना है। तो टोटल जो 3 लाख रुपए की उधारी है वो टोटल अगर हम एक जगह कहीं लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं डेप्टर्स या ऋणी या अधमर्ण। ये बुक्स में हम उसको बोलते हैं, लिखते हैं, तो इंग्लिश में उसको हम सन्ड्री डेप्टर्स लिखते हैं। ओके। फिर अगला जो है ऋणदाता या लेनदार, जो हमको उधार माल देता है या जो हमको कुछ भी उधार देता है, सेवाएं, माल, कुछ भी उधार देता है, वो ऋणदाता होता है। दाता मतलब देने वाला, डोनर, देने वाला, देनदार। ठीक है। देनदार तो मतलब डेप्टर्स लेने वाला, दाता मतलब देने वाला। अब इस दोनों शब्दों में हमेशा स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है, देने वाला मतलब देनदार हो गया, नहीं, देनदार तो कब होगा जब हम उसको उधार दे देंगे, वो हमको देने वाला, जिसने अभी दे दिया, जिसने हमको उधार दे दिया तो अभी वो दाता है, लेकिन जैसे ही वो उधार हमको दे देगा माल, वो लेने वाला हो जाएगा, लेनदार हो जाएगा। समझिए, अगर आपने मुझे कोई चीज उधार दे दी, भाई माल हमको उधार दिया तो उसके बदले में पैसा आप लेंगे ना, आप लेंगे, तो लेनदार, क्रेडिटर्स। तो ऋणदाता या क्रेडिटर्स करता है। जिस व्यक्ति या व्यापारिक फर्म से माल या सेवाएं उधार ली जाती है उससे ऋणदाता या लेनदार कहते हैं। ऋणदाता का ऋणी से उच्चतम स्थान होता है। बहुत सीधी सी बात है, जो भी देने वाला है, जो हमको उधार दे रहा है, वो हमारे से बड़ा व्यापारी ही होगा, हमसे बड़ा व्यापारी ही होगा, तो उसका स्थान हमेशा ऊंचा रहेगा, इसलिए उसे उत्तमर्ण भी कहते हैं। व्यापार के ऋणदाताओं को समग्र रूप में सन्ड्री विविध ऋणदाता या लेनदार, क्योंकि अब वो लेनदार हो जाएगा, दे तो दिया उसने, लेकिन अब हम उसको लेनदार, लेने वाला बोलेंगे। भाई लेने वाला है, अब हमसे वो आपसे पैसे वसूलेगा ना, लेगा कि नहीं लेगा, पैसे लेगा ना, हाँ, तो उसको लेनदार बोलते हैं या सन्ड्री क्रेडिटर्स
बोलते हैं। ये दोनों बच्चों को हमेशा, स्टूडेंट है या स्टूडेंट कॉमर्स, ये हमेशा कंफ्यूजन पैदा करते हैं कि किसको क्रेडिटर्स बोलते हैं किसको डेबिटर्स बोलते हैं, लेकिन पढ़ते पढ़ते आपको आ जाएगा। अब अगला है 26, रिसीवेबल, प्राप्त। व्यवसाय से संबंधित ऐसी राशियां जिनको प्राप्त किया जाना है, जिनको प्राप्त किया जाना है उसे प्राप्य कहते हैं। रिसीवेबल, रिसीव्ड हो गया मतलब प्राप्त हो गया, लेकिन रिसीवेबल मतलब प्राप्त करना है। तो प्राप्त का, व्यापार में माल की उधार बिक्री होने पर क्रेता को देनदार कहा जाता है, उससे राशि प्राप्त की जानी होती है। यदि क्रेता द्वारा बिल, विपत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज हम पढ़ चुके हैं पहले, विपत्र या बिल स्वीकार कर लिया जाता है तो उसे प्राप्य विपत्र, बिल ऑफ रिसीवेबल कहते हैं। इस प्रकार देनदार तथा प्राप्त विपत्र की राशि को रिसीवेबल कहते हैं। अब देखो, देनदार जिनसे हमको पैसा लेना है, और इस देनदार ने पैसे के बदले अगर कोई हमको बिल दे दिया है, विपत्र दे दिया है किसी भी प्रकार का, जिसको हम दे के पैसा ले सकते हैं, तो उन दोनों का जो टोटल होता है उसको रिसीवेबल कहा जाता है। कुल मिला के जो भी राशि हमको व्यापार में लेना है, जिसको हम मुद्रा के रूप में लेना है, हम बेच चुके हैं या हम कमा चुके हैं, वो सब हमको लेना है। भाई कमीशन आपने कमा लिया, ठीक है, किराया आपका ड्यू हो, सब कुछ रिसीवेबल, जो हमको प्राप्त करना है वो सब रिसीवेबल कहलाता है। फिर 27 नंबर का जो हमारा पॉइंट है, देयताएं, पेबल्स, जस्ट इसका रिसीवेबल का उल्टा, देता है। व्यापार में कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिन्हें भविष्य में व्यापारी को चुकाना होता है, उन्हें देयताएं या पेबल कहते हैं। जिनसे व्यापार द्वारा उधार माल क्रय किया जाता है, जिनसे हम क्या करते हैं, उधार माल क्रय करते हैं, वे व्यापार के लेनदार क्रेडिटर्स कहलाते हैं। हमने ऊपर ही पढ़ा अभी जस्ट। और यदि विक्रेता द्वारा लिखित विपत्र क्रेता द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, हम उसको एक लिखित नोट भी देते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ पेबल बिल दे देते हैं, तो इस देय विपत्र कहते हैं। इस प्रकार जो भी व्यापारी है जिससे हमने उधार माल खरीदा वो क्रेडिटर्स कहलाता है या लेनदार कहलाता है, वो प्लस देय विपत्र, देयताएं, पेबल्स कहलाते हैं। और इसकी एकदम सरल भाषा में बोले तो एक समय के बाद जिनका भी हमको एक तारीख होती है, उस तारीख में फाइनल अकाउंट बनाया जाता है, उस दिन हमको जो भी पेमेंट करना है अपने व्यापार के अंतर्गत, जो भी हमारा बकाया पेमेंट हमको करना है, वो सब किसमें आता है, विपत्र में या पेबल्स में आता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको हम आज यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो मेरा वीडियो तो प्लीज मुझे और मेरे चैनल को सहयोग कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।